हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फॉर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on resistance / resistivity। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होगा रेजिस्टेंस पे और क्या इफ़ेक्ट होगा हमारी रेजिस्टिविटी पे। तो जैसा हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है R इक्वल टू, स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार, ड्राइव भी कर लेते हैं फॉर्मूला ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सिंस वी नो दैट ड्रिप वेलोसिटी होती है हमारे पास E, कैपिटल E अपॉन M टो। ओके, तो यहाँ पे हम E को क्या पुट करते हैं V अपॉन L। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है E V अपॉन L M इंटू टो। ठीक है, तो नेक्स्ट I क्या होता है, I इक्वल टू N A E V D। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, दिस विल बी I इक्वल टू N A E स्क्वायर V अपॉन M L टो। ठीक है, नेक्स्ट वेयर N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और क्या बोल सकते हैं इसको, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला बहुत बार आएगा, इस फॉर्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन अ कंडक्टर। ठीक है, वी पोटेंशियल टो रिलैक्सेशन टाइम। पहले भी बताया, दोबारा बता देते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, सपोज़ क्या मेरे पास एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, कर्नल से किसी जाके टकराएगा। कर्नल क्या होता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसके पीछे जो पॉजिटिव पार्ट बचता है उसको कर्नल बोलते हैं। नेक्स्ट कर्नल से फिर टकराएगा, तो इन दोनों कोलिजन के बीच में जो टाइम होगा उस टाइम को बोलेंगे। नेक्स्ट फिर क्या होगा, सपोज एक और कर्नल से टकराएगा। ठीक है, तो ये कोलिजन हो गया, सपोज यहाँ पे टाइम हो गया हमारे पास टो 1, यहाँ पे टाइम हो गया हमारे पास टो 2। तो इन दोनों टाइम का जो भी एवरेज होगा उसको बोलते हैं टो, दैट विल बी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बेसिकली नॉर्मली बात करें, रिलैक्सेशन टाइम क्या, ये इलेक्ट्रॉन को दो कोलिजन के बीच में जो उसे रेस्ट करने का टाइम मिलता है, उस रेस्ट करने के टाइम को बोल देते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे m क्या है, वेयर m इक्वल टू मास ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। L लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ क्या किया, एक फॉर्मूला लिखा है, उस फॉर्मूले में जो जो हमारे फैक्टर यूज़ हुए हैं उनको हमने
लिख लिया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, I इक्वल टू NaeV² टो अपॉन ml, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल, रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसको रब करते हैं, फॉर्मूले को साइड में लिखते हैं, आगे देखते हैं। I इक्वल टू NaE² V अपॉन ml टो। ओके, तो नेक्स्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V अपॉन I, इसको उल्टा कर देंगे, दैट इज़ ml अपॉन NaE² टोक। तो V अपॉन I क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, सिंस V अपॉन I इक्वल टू R, तो R विल बी ml अपॉन NaE² टोर्क। और कल हमने पढ़ा था कि जो ये वाला फैक्टर होता है, जो हमारा ये वाला फैक्टर होता है, ओके इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ए। तो जो हमारा ये वाला फैक्टर होता है, दिस विल बी, इसको हम क्या लिख लेते हैं, रो। तो रो क्या हो जाएगा, m अपॉन NaE² टोक। ओके, दैट इज R इक्वल टू रो L अपॉन A। ये फॉर्मूला हमने कल डिस्कस किया था, नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ से रो इक्वल टू आ जाएगा RA अपॉन L। डन। तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कि टेम्परेचर के बढ़ने पे या घटने पे, रजिस्टिविटी पे और रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको हम 3 केसेस में पढ़ेंगे। एक बार हम कंडक्टर के लिए चेक करेंगे, एक बार हम सेमीकंडक्टर के लिए चेक करेंगे, एक बार हमारे पास कुछ अलॉयज़ होते हैं हम उनके लिए चेक करेंगे। तो करते हैं, पहले किसके लिए बात करते हैं, कंडक्टर के लिए बात करते हैं। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं ताकि स्पेस हो हमारे पास इनफ। आई होप ये वाला फैक्टर आपको क्लियर होगा। तो मैं इसके बाद नेक्स्ट यही लिख रही हूँ, गर्मी बहुत है यार। दैट इज़ R इक्वल टू रो L अपॉन A, और इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, इसको भी लिख लेते हैं, रो इक्वल टू M अपॉन NaE² टो। फिर देखते हैं अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ पे। तो फॉर इन द केस ऑफ कंडक्टर, पहले बात करेंगे फर्स्ट किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स लाइक जैसे मेटल, जिनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंडक्टर के लिए क्या करेंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वाइब्रेशन होंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन में, वाइब्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन। सपोज क्या मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने क्या किया, हीटअप किया। जब मैं इसको हीटअप करूँगी तो जो इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे। जब वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा। जल्दी, जैसे हमने पढ़ा था भी, वाइब्रेशन बढ़ेगा, पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फिर जल्दी जल्दी वाइब्रेशन बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हमारे जल्दी से जल्दी हमारे जाकर टकराने लगेंगे। जब हमारे इलेक्ट्रॉन में कोलिजन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो उनका रेस्ट करने का टाइम था वो कम हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाइब्रेशन इंक्रीज़ होने से क्या होगा, कोलिजन इंक्रीज़ होगा, कोलिजन। और जब कोलिजन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट करने का टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होगा। अब इस फॉर्मूले में देखते हैं, जो रो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टॉर्क के। दैट मीन्स अगर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी।
इसकी वैल्यू कम होगी तो रजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रजिस्टिविटी दैट इज़ रो इंक्रीज़ हो रहा है और रेजिस्टेंस भी हमारा साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंडक्टर लिया, कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, जो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, जल्दी जल्दी वाइब्रेट करने लगेंगे। वाइब्रेशन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, कोलिजन जल्दी होगा। एक इलेक्ट्रॉन गया, उसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को कोलाइड किया, तीसरे से टक्कर की, फिर चौथे से टक्कर की, तो क्या होगा, उनकी जो कोलिजन्स होगा नंबर वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब कोलिजन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मेन फैक्टर है रिलैक्सेशन टाइम का। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होगा तो रजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, दैट इज़ रजिस्टिविटी विल बी इंक्रीज़ और रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज़। नेक्स्ट हम सेकंड में देखते हैं और क्या हो सकता है, क्योंकि जो हमारी रजिस्टिविटी है, देखो इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, एम है, एम फिक्स होगा, गिवन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स होगा। वेरी कौन करेगा, या तो रिलैक्सेशन टाइम या फिर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने बात करी रिलैक्सेशन टाइम की, अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी। तो जैसे ये हमारे पास एटम है, एटम में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ओके, तो जैसे ही मैंने क्या किया, इसको एनर्जी दी, ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, जैसे ही मैंने एनर्जी दी, टेम्परेचर दिया, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया यहाँ से, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या दे दी, आयनाइजेशन एनर्जी। जब इसके पास आयनाइजेशन एनर्जी आ गई तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब n हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा तो सेम यहाँ पे जब n की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, और इस रेजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगी तो दैट इज़ यहाँ से हम देख रहे हैं रजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। रजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होगा। बट हम बात कर रहे हैं किसकी, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। कंडक्टर्स में नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके बाद अगर और ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे तो जो हमारा ये वाला फैक्टर होगा वो इतना भी ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होगा, ये फैक्टर हमारा वो कंसीडर किया जाएगा। इसकी वजह से कोई भी हमारे पास इफ़ेक्ट कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला इफ़ेक्ट कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाया, वाइब्रेशन बढ़े, कोलिजन बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ये कौन सा केस है, कंडक्टर का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। नेक्स्ट है हमारा केस सेकंड फॉर सेमीकंडक्टर्स की फर्दर डिवीज़न क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेकंड सेमी कंडक्टर्स। ओके, सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, जिनमें रूम टेम्परेचर पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, कुछ कंडक्टर के अंदर कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद हम उस कंडक्टर को कन्वर्ट करते हैं सेमीकंडक्टर में। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है इसका, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम। इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती है, उसको डोपिंग बोलते हैं। ये वाला हमारे पास यूनिट है, लास्ट में हम सेमीकंडक्टर्स डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं चार्ज कैरियर होते हैं। तो इसमें फिर से हम वही केस देखेंगे। हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया। तो सेम ऐसे होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो सेम वाइब्रेशन भी इंक्रीज़ होंगे। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज़।
देन कोलिजन भी इंक्रीज होंगे, कोलिजन इंक्रीज होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम टो डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, सेम जैसे हमने कंडक्टर के केस में देखा था। ओके, अब बात करते हैं एन के लिए, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो दैट इज़ एन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो रजिस्टिविटी डिक्रीज और रजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब सेमीकंडक्टर के केस में रूम टेम्परेचर पे क्या था, वो फ्री इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं। उसके बाद क्या किया हमने, उसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के बाद नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब थे कुछ कम वैल्यू थी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे इंक्रीज हो गए। जैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे इंक्रीज हो गए तो इस बार हमारा जो ये वाला फैक्टर होगा वो डोमिनेटिंग होगा और ये वाला फैक्टर हमारा इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जब से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, और सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। थर्ड की बात करते हैं, फॉर सम अलॉयज। नेक्स्ट है हमारे पास अलॉय, थर्ड में सम अलॉय। अलॉय क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके एक नया मटेरियल बनाते हैं, उसको हम बोल देते हैं अलॉय, ठीक है ना। तो अलॉय लाइक नाइक्रोम, ठीक है। तो नाइक्रोम में देखते हैं कंपोजिशन, नाइक्रोम में क्या होता है, ये है हमारे पास नाइक्रोम। नाइक्रोम, नाइक्रोम कैसे बनाया जाता है, आयरन प्लस निकिल प्लस क्रोमियम। क्रोमियम ज़रूरत क्या होती है अलॉय की, अलॉय के लिए क्या होता है, जैसे सपोज हम के लैब में कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने क्या किया, कोई वायर ली, ठीक है ना, वायर को हमने क्या किया, उसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं। जैसे जैसे करंट फ्लो होगा तो क्या होता है, आपको पता है करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, वायर गर्म हो जाएगी, हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज कर जाता है। तो हमें क्या चाहिए, ताकि हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो, हमारी रीडिंग्स रॉन्ग ना हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें किसी ऐसे मटेरियल की वायर चाहिए कि जिस पे रेजिस्टेंस का इफेक्ट ना पड़ता हो। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इफेक्ट पड़ता है, कुछ कम पड़ता है, निग्लिजिबल इफेक्ट होता है, उसको हम बोल देते हैं, उन मटेरियल्स को बोल देते हैं अलॉय। इसका एक एग्जांपल नाइक्रोम है, मैग्नीशियम, कॉन्स्टेनम और ज़्यादा इसके अलॉयज़ के एग्जांपल होते हैं। तो अलॉय में बात करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होगा, दैट इज़ रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज़, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड सेम, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़, दैट इज़ रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिक्रीज़। इसमें दोनों फैक्टर इक्वल का रोल कंट्रीब्यूशन होता है इसमें, इसलिए कि यहाँ पे जितना रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा उतना ही रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऑल ओवर जो हमारा ये है फैक्टर, ये लगभग इक्वल हो जाएगा, दैट इज़ निग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो जितना रेजिस्टेंस इंक्रीज़ किया इसने, उतना रेजिस्टेंस इसने डिक्रीज़ कर दिया। तो बेसिकली क्या बात हुई, वो सब कुछ एक सेचुरेशन पे आ गया, निग्लिजिबल हो गया। तो आई होप आपको ये इफ़ेक्ट्स समझ में आए। कंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा, और अलॉयज़ में क्या होगा, अलॉयज़ में इफेक्ट नहीं होगा, निग्लिजिबल इफेक्ट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक
ओके, वेट, नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक बार ग्राफ देख लेते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है। कंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ इन सेमीकंडक्टर्स alloys like नाइक्रोम। ओके, तो फर्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। फर्स्ट ग्राफ कॉपर का ग्राफ गिवन है हमारी एनसीईआरटी में फॉर कॉपर, ठीक है, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। तो ग्राफ क्या है हमारा? ग्राफ है ये कॉपर के लिए। जैसे जैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। सपोज ये पॉइंट O है और ये पॉइंट है A, ठीक है। सेम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। टेम्परेचर इन केल्विन, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, ये ग्राफ होता है यहाँ पे। इसमें इम्पोर्टेंट ग्राफ है, एग्ज़ाम में आता है, जर्नली इम्पोर्टेंट। इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। इधर देखो, जैसे टेम्परेचर कम था तो रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ज़्यादा था। जैसे जैसे हम इधर आए, सपोज ये पॉइंट 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो 0 पे देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, 3 पे क्या है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ वैल्यू इक्वल होगी। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ हमारा रजिस्टिविटी क्या होती जा रही है, हमारी डिक्रीज़ होती जा रही है। देखिए रजिस्टिविटी हमारी 6 पे, हमारी रजिस्टिविटी 1 आ गई। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे रजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है। कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे रजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ। अब बात करते हैं हम अलॉय की। अलॉय के केस में क्या होता है, अभी बताया था कि जितना रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इंक्रीज़ होता है एन की वजह से, उतना ही टो की वजह से उल्टा बोल दिया, जितना एन की वजह से डिक्रीज़ होता है उतना ही रिलैक्सेशन टाइम की वजह से जो रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा वो इंक्रीज़ होता है। दैट मीन्स इसमें लगभग निगलिजिबल होता है इफेक्ट, ठीक है ना, लगभग 0। ओके, तो बट इन आइडल केस ऐसा सिचुएशन नहीं होती, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो उसके लिए जो हमारा ग्राफ है वो ये होता है, ये है हमारा रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, और यहाँ पे है टेम्परेचर इन केल्विन। ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, ठीक है। ये कॉपर के लिए है, ये सेमीकंडक्टर के लिए है, और ये नाइक्रोम के लिए, नाइक्रोम, ठीक है। सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन। होप आपको ये क्लियर है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ तो ग्रीन मार्कर से मिटता भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो अभी हमारा ये रजिस्टिविटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ शिट, राइटिंग के लिए सॉरी, कुछ वर्ड्स क्लियर नहीं हो रहे होंगे, तो ट्राई कर रही हूँ। रेजिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं
अल्फ़ा से। तो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो सपोज़ क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ L है, कंडक्टर की वायर है, और कंडक्टर की वायर का क्या होगा, अपना भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। उसको मैंने T टेम्परेचर दिया, हीट करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल T टेम्परेचर है, T से टेम्परेचर हो गया उसका T प्लस हीट करने के बाद DT। नेक्स्ट क्या किया, R रेजिस्टेंस है इनिशियल, स्टार्टिंग में R रेजिस्टेंस था, तो R प्लस DR चेंज इन, सॉरी जो हमारा R रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे, कि जो नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इनिशियल रेजिस्टेंस भी। ऐसा ऑब्जर्वेशन से देखा गया। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या, अभी हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस टॉपिक में, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा कंडक्टर में, ऐसे ऐसे क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हमारा यहाँ पे स्मॉल चेंज हो रहा है, डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस। तो स्मॉल चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, वो प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, और जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल रेजिस्टेंस के। इनिशियल रेजिस्टेंस को लिख रहे हैं आर नोट से। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो R इक्वल टू अल्फ़ा आर नोट dt। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कौन का सिंबल है, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे ये सिंपल है अल्फ़ा बोलते हैं इसको, दैट इज़ फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, और थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर भी बोलते हैं। तो जर्नली क्या है, हम इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। dr इक्वल टू अल्फ़ा आर नोट dt। ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस लिमिट्स पुट कर देते हैं, और फाइनल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T नोट, इनिशियल टेम्परेचर, और फाइनल टेम्परेचर TF। तो इंटीग्रेशन भी क्या होता है, यहाँ पे क्या, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मानते हैं। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही होता है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, दैट इज़ फॉर वैल्यू R आएगी। लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे R नॉट और अल्फ़ा कांस्टेंट है, इनको हम निकाल लेंगे बाहर। अल्फ़ा आर नोट अपॉन टी नोट, ये टू नहीं है, ये टी नोट है, टी अपॉन टी फाइनल, टी इनिशियल और टी फाइनल, कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इनिशियल आई लिख देते हैं, इक्वल टू डी टी। ठीक है, आर नोट क्या है, हमारा स्टार्टिंग वाला रेजिस्टेंस। अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फ़ा को हम यहाँ पे कांस्टेंट मानते हैं, हमारा जो बुक्स है उसमें अल्फ़ा को कांस्टेंट माना गया। बट क्या होता है, अल्फ़ा हर जगह कांस्टेंट नहीं होता, बट फॉर इस पर्टिकुलर डेरिवेशन हम मान के चलेंगे अल्फ़ा विल बी कांस्टेंट। दैट इज़ लिख देते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा एंड आर नोट आर कांस्टेंट। इसको लाइक अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इक्वल टू अल्फ़ा आर नोट, सेम यहीं पे ऐसे 1 मानेंगे, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, टी। लिमिट पुट कर देंगे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, डन। नेक्स्ट आर फाइनल इक्वल टू आर नोट प्लस अल्फ़ा आर नोट टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आर नोट कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस अल्फ़ा आर नोट कॉमन लिया ना, दैट इज़ टी फाइनल, टी इनिशियल को डेल्टा टी लिख सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, आर फाइनल को आर
तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, R इक्वल टू R इनिशियल अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो जैसे रेजिस्टेंस की इक्वेशन आई है ऐसे ही हम रजिस्टिविटी की भी इक्वेशन इसी टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है R और रो रजिस्टिविटी के बीच का रिलेशन। तो R इक्वल टू रो L अपॉन ए, डन। तो R के प्लेस पे रख देंगे रो L अपॉन ए, R नोट के प्लेस पे लिख देंगे रो नोट L अपॉन ए, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो रो इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट। दोनों फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखना है। ओके, इसको मैंने स्टार मार्क किया है और इसको भी मैंने स्टार मार्क किया। अब सपोज़ मुझे यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी? अल्फ़ा इक्वल टू, चलो स्टेप वाइज करते हैं, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी इक्वल टू रो ओवर रो नोट, रो की रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फ़ा डेल्टा टी इक्वल टू रो ओवर रो नोट माइनस ऑफ 1, इधर आ जाएगा। तो रो माइनस रो नोट अपॉन, इसको ना पी नहीं बनाना है, बहुत से स्टूडेंट इसको पी बना देते हैं, ठीक है ना। ये सिंबल ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे नहीं बनाना, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, रो। तो दिस विल बी रो। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इक्वल टू रो माइनस रो नोट डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा का फॉर्मूला। अल्फ़ा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब बात करते हैं वैल्यूज़ फॉर, आई होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्फ़ा की वैल्यू किसके लिए? कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और एलॉयज़ के लिए क्या होगी। तो पार्टीशन ड्रॉ करते हैं फॉर कंडक्टर, ठीक है। इसको नोट बना के लिखना है क्योंकि ये क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। नोट करके लिखना है, डबल स्टार डाल के। तो कंडक्टर के लिए क्या होगी? अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे? ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो स्टार्टिंग में क्या रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, तो जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे जब अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास ज़्यादा होगी, तो ये वाली वैल्यू हमारी इस इनिशियल वैल्यू में ऐड होके दोनों वैल्यूज़ हमारा ये वाला फाइनल वाला जो रेजिस्टेंस है वो इस वाली वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? अल्फ़ा क्या होगा? पॉजिटिव होगा इन केस ऑफ कंडक्टर। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। फॉर सेमीकंडक्टर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेमीकंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर वाला सबको याद रह जाता है, यहाँ पे मिस्टेक होती है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू होगी यहाँ पे नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगी? क्योंकि क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, इस वाली वैल्यू को फाइनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना है। दैट मीन्स इस वाली वैल्यू में से ये वैल्यू हमारी माइनस होगी, तब जाके ये क्या होगा? फाइनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। इनिशियली में क्या रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा है। तो फॉर अलॉय के केस में बात करते हैं, अलॉयज़, अल्फ़ा ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, ठीक है, क्योंकि जो उसका रेजिस्टेंस होगा एन की वजह से, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा? एन की वजह से जो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा वही टेम्परेचर की वजह से एन की वजह से जो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से, रिलैक्सेशन टाइम की वजह से वही टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो अल्फ़ा होगा निगलिजिबल होगा, दैट इज़ फॉर ज़ीरो। ओके, तो अब हम अपना इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, देन हमारी क्लास फिर
ओवर हो जाएगी। फॉर्मूला है हमारा रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट का, R इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। फाइनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस R नोट है इनिशियल रेजिस्टेंस अल्फ़ा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, वो चेंज हमारा क्या हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है और वो चेंज हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। बेसिकली हम बात करें चेंज की, तो इसके बेस न्यूमेरिकल लगाएंगे हम। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना पार्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।